भारत सरकार का जो जांच करने वाली अलग अलग एजेंसियाँ जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, ये सब जो वो ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही, या तो सरकार के लिए कर रही है सिर्फ काम की सही ढंग से ईमानदारी से कर रही है। सो अभी आरोप नहीं लगता है कि मोदी जी अपने विरोधियों पे सीबीआई छोड़ देते हैं, तो ये छोड़ते हैं वास्तविक में कि वाकई में वो अपराधी है इसलिए छोड़ा जाता है। तो इस सब का निगरानी कौन करेगा? सीबीसी है ना, सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग करेगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया है, मतलब अर्थशास्त्र क्या है ये पूछ रहा है। तो अलग अलग देखिए, एसएसटी का जो भी सिलेबस हो गया, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे चीज़ हो गया, इन सब का कोई भी चीज़ का एक डिफिनिट परिभाषा नहीं होता है, कोई फिक्स की यही परिभाषा होगा। अगर कोई भी चीज़ लॉजिकली आप उसके अकॉर्डिंग प्रूव कर देते हैं, समझा देते हैं, तो वो भी एक प्रकार का डिफिनेशन हो जाता है। तो अर्थशास्त्र किसे कहेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो इसमें कई ऑप्शन दिया आप और लिए, किसी व्यवसाय को सबसे लाभदायक रूप से किस प्रकार चला जाए उसे अर्थशास्त्र कहेंगे, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन कह रहा कि सबसे अच्छा कौन है इसमें से परिभाषा, तो इसमें आ जाएगा समाज अपने सीमित संसाधनों पर प्रबंधन किस प्रकार करे। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, कि हमको इतना पैसा आया, इतना इस पर खर्चा करेंगे, इस पर इतना खर्चा करेंगे, वो सही ढंग को ही क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हालांकि ये भी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि सरकार ये सब चीज़ें, ठीक है। इधर मैथ का दिया हुआ कि 5 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है। तो परिभाषा देख लीजिए, है ना, आंसर 111 है। आप घर पे ढंग से कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कितना देर चल गया वीडियो? अच्छा 55 मिनट चल गया। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में क्या था, है ना। जब आयोडीन के घोल को अगर मिला करके चावल के बूंद वाला पानी में, चावल को उसके कुछ बूंद को चावल के घोल वाला पानी में डालेगा तो वो क्या हो जाएगा? नीला काला हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि उस चावल में क्या है? स्टार्च मौजूद था। टेस्ट करने के लिए देख रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। तेल की पतली फिल्म परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये क्या है? वैतीकरण, ठीक है। नेक्स्ट 96 पे चलते हैं। पुरुषों के चक्का डिस्कस, अरे डिस्कस थ्रो मतलब फिल्म, पहले जो चक्री टाइप का नहीं आता था कैसेट, उस तरह का खेल भी एक होता है, डिस्कस उसको कहते हैं। आपको अगर याद हो किस चीज़ से एग्जाम्पल दिया जाए, पहले सीडी जो आता था, डीवीडी आता था प्लेन टाइप का, उस तरह का चक्का होता है। ये प्लेन गोल सर्कल टाइप का इस तरह का चक्का होता है। हाँ, उसको जुमा करके फेंकना होता है। ये एथलेटिक गेम, एशियन गेम्स में भी होता है, ओलंपिक में इसका खेल होता है। तो उसका वजन जो होता है पुरुष के लिए अलग होता है, महिला के लिए अलग होता है। तो पुरुष का जो डिस्कस होता है स्क्वायर चक्का जिसको वो फेंकता है वो 2 किलो का होता है, महिला का होता है वो 1 किलो का होता है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कौन, अच्छा इसको यहाँ पे सेट करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कोई, अरे पीछे हो गया, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल तो वेबसाइट जान रहे हैं, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है ना। अगला क्वेश्चन है क्वाड किन से 4 देशों का ग्रुप है ना। तो क्वाड देखिए, क्वाड में भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और कौन बचेगा? भारत है, जापान है ना। तो देखिए USA, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया क्वाड में। अगर यहाँ पे I2 U2 पूछ लेता तो इसमें इजराइल, इंडिया, USA, UAE ये ग्रुप है ना। तो ये भी पूछ सकता है, ये भी उसको क्या कहते हैं, इसको भी एक छोटा क्वाड कहा जा रहा है, मिडिल ईस्ट का क्वाड। तो ये हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी? तो ये क्या 229 मिलियन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव मनाता है? देखिए बिहू जो है ना जी, बिहू कौन बिहू रहे, कटी रहे या छठी रहे, बिहू जो है ना आपको असम राज्य में मनाया जाता है, एक त्यौहार है ना। चलिए पहले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी? तो जानते हैं कि फुटबॉल के महान खिलाड़ी थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को क्या विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी देख लीजिए। चलिए वो तेरी के कितने देर हो गया?
55 मिनट में एक से डिस्कस हुआ ना 100 क्वेश्चन, है ना। तो ये हो गया। अब इसको भी 2 घंटा का वीडियो कर देते हैं इसको, फिर उस पर बाद में चर्चा करेंगे। 1 घंटा और कवर कर ले, ठीक है। इसको देखते हैं। अभी और बहुत सारा क्वेश्चन है, हमको लगता है 3-4 वीडियो करना पड़ जाएगा। चलिए मैं प्रयास करता हूँ 1 घंटा और इसको लेकर के चलते हैं, है ना। 55 मिनट और सब या एक अलग वीडियो में ही इसको कवर कर लेंगे ना। अब जो उसका जो क्वेश्चन था मैंने बता दिया कि इसी को शॉर्टकट में कर ले। चलिए इसको हम शॉर्टकट में करते हैं, एक सेट को भी और इसमें देख लेते हैं, ठीक है। बिहार एसआई मुख्य परीक्षा वही जो दरोगा वाला है 2022 में पूछा गया था, उसका क्वेश्चन देख लीजिए अब, है ना। अब क्वेश्चन इसका देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस कारण होता है ना। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। चपटापन जो दिखता है सूर्यास्त या सूर्योदय के समय, रात में जो तारा टिमटिमाता है यही अपवर्तन के कारण, पानी में डूबा हुआ सिक्का या मछली जो वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाता है, वो किस कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखता है। तो ये हो गया क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। देखिए ब्रिटेन के खिलाफ कह रहा है, केंद्रीय बल मतलब धुरी राष्ट्र में शामिल हुआ। अब जानते हैं मित्र राष्ट्र में फ्रांस अमेरिका तो मित्र राष्ट्र में था, तो ये तो होगा ही नहीं। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के क्या है 18 तक चलता है। तो 14 में तो शुरू है अपन, तो जर्मनी खुद शुरू करता है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो बचा कौन, बुल्गारिया। तो 1915 में बुल्गारिया क्या है, ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी के तरफ से, मतलब धुरी राष्ट्र केंद्रीय बलों की तरफ से क्या है युद्ध में शामिल हुआ था। तो ये हो गया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन चलते हैं, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध पर स्थित है। इसके अलावा चलते हैं, किस अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या बढ़ जाती है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टेंस, है ना। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर। तो किसी अति का क्या बोलेगा, ताप बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, घटेगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा। आप सोलर प्लेट को क्या करते हैं, धूप में छोड़ देते हैं तो ताप बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी तेज़ी से बढ़ता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं, 4 हो गया, 5 पे चलते हैं। 5 में देखिए क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का रीजनिंग है कि ब्रांच को ये कहते हैं, उलट दिया 1 2 करके, तो इसको क्या कहेंगे। तो आंसर देख लीजिए। आप वीडियो को रोक करके क्या कर लेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, देख लीजिए कैसे आंसर भी डिस्कस कर लीजिए। ये देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैथ्स हैं कि 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुज वाले घन के सभी सतहों को पेंट किया गया तथा 1 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, बना लीजिएगा, है ना, खुद से पढ़ लीजिए। मैथ हमको हम क्वेश्चन सिर्फ दिखाना है, फिर बाद में टॉपिक डिस्कस करेंगे बाद में। चलिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से न्यूनतम संख्या कौन सी है। सो ये कह रहा है तो 7/5 है न्यूनतम, 11 क्या है यहाँ पे न्यूनतम संख्या है। इसको देख लीजिए, डिवीजन का मैथ का सवाल है, भाग दे करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। टॉपिक आपको 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या, जब 540 को तोड़ेगा तो इसका टोटल कितना फैक्टर होगा, ये कह रहा है। टोटल इसका 24 फैक्टर होगा 540 का, ठीक है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग घटना कब घटित हुई, तो जानते 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना। रॉलेट एक्ट के खिलाफ, प्रदर्शन के खिलाफ हो रहा था। हाँ, लंबा डिस्कस नहीं करेंगे, हमको जल्दी निकालना है इसमें, है ना। चलते हैं। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, 1971 में हम लोग ही बनाए थे, है ना। चलिए मतलब हम लोग मतलब हमारी सरकार उस समय बहुत सहयोग की थी बांग्लादेश को बनाने। इसका तो लंबा स्टोरी है, बताते ही हैं। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के समय उसके बाद मैसूर का राजा कौन बना, तो कृष्णराज तृतीय बना था। जानते हैं ना, टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था। तो मैसूर 4 गो अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 गो युद्ध हुआ था। अंतिम युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है, तो जिसमें उसके बाद कौन राजा बनता है, मैसूर का कृष्णराज तृतीय। ये हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वाल्टज रासायनिक नाम है, किसका रासायनिक नाम है क्वाल्टज। तो सोडियम सिलिकेट को केमिस्ट्री की भाषा में क्वाल्टज कहा जाता है ना। अब देखिए 14 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है, तो जर्मन सिल्वर जो है ना, इसमें चांदी नहीं है। बाकी हॉट सिल्वर, मनिक सिल्वर,
लूनस कॉस्टिक, ये सब में चांदी है, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं रहता। यह एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा निकेल जस्ता रहता है, चांदी नहीं रहता है, ठीक है। तो सिल्वर है तो इसका मतलब सिल्वर है, उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची में वर्णित है ना। तो संविधान के में टोटल 12 अनुसूची बताए थे ना, 8+4, उसमें चौथी अनुसूची में वर्णित है कि बिहार से 16 को लोग चुन करके जाएंगे, आपको यूपी से कितना है, 16 दूना 32 को है शायद, यूपी में 32 लोग चुन करके जाएंगे। तो इस तरह से तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में, चौथी अनुसूची में, है ना। सारे अनुसूची में है, सबको मैं डिस्कस कर सकता हूँ लेकिन टाइम नहीं है भाई, जल्दी करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए जरूरी है। तो एमाइलेज क्या कहता है, हमारे शरीर में स्टार्च को पचाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 हो गया, 14 बता ही दिए थे, ये तो कर लिए थे, हाँ ये तो हो, कुछ तो बचा नहीं इसमें, है ना। चलिए आप देखिए, ये गणित का क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए खुद से। 25% छूट दिए जाने पर आज ने एक शर्ट खरीदा था, 20 रुपये की बचत की, छूट से पहले शर्ट का मूल्य कितना था, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट, अच्छा 19 में डिस्कस कर देता हूँ। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 19 में कर देता हूँ। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो ये आपको कहाँ, पेरम्बूर। कोच फैक्ट्री मतलब समझते हैं, ट्रेन का जो डब्बा बोगी बनता है, तो उसका जो इंटीग्रल फैक्ट्री है वो कहाँ पे आपको, पेरम्बूर है। पेरम्बूर कहाँ, चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, बना लीजिए क्या है ना। क्वेश्चन 20 चलते हैं कि निम्न में से कौन से, इन चारों में से कौन किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। जैसे कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो क्या गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 साल 12 साल, तब जाके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो अन्य एक व्यक्ति थे चंद्रशेखर, है ना, वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर बनने चुके थे। चरण सिंह हैं, आपको मुख्यमंत्री रहे थे, है ना, यूपी के, तब बने थे। HD देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तब बने थे बाद में। PV नरसिम्हा राव आपको आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, तब बने थे प्राइम मिनिस्टर बाद में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। तो रोगाणुरोधक मतलब कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है। तो क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियॉल का मिश्रण जो है ना, एंटीसेप्टिक का काम करता है, मतलब जो माइक्रोब्स होता है जो हमें बीमार कर सकता है उसे बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, पिता पुत्र की आयु का अनुपात रेशियो से क्वेश्चन 3:1 है, उनकी आयु का गुणनफल इतना है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। तो मैथ का सवाल है, आप देख लीजिए अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हटा देते, फोटो हटा देते, आप देख लीजिए कैसे बनाया हुआ है ना। आप वैसे मैथ का अपना टॉपिक अपने तरीक़ा से बनाइए, जरूरी नहीं इसी के तरीक़ा से बनाइए, है ना। मैथ में डिस्कस नहीं करना, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन दिखा देना, लेवल दिखा देना कि क्या है लेवल। अच्छा, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूँ अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली है ना। तो आपको विद्या नाम की जो गेहूँ है हमारे देश में क्या है, अर्धवामन मतलब बुटवा होता है, छोटा होता है ना। तो नहीं ज़्यादा छोटा है, मतलब मिडिल लेवल का है, लेकिन उत्पादकता उसका बहुत होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें फर्टिलिटी है, ज़्यादा उत्पादन होता है, कम क्षेत्र में ज़्यादा होता है। आपको हरित क्रांति पर होंगे तो उसमें क्या किया गया था, इसी तरह का नया अति डेवलप किया गया था। जया भी क्या एक चावल का किस्म है, ठीक है। जया बच्चन को चावल पसंद है। ये तो करिए ले डिस्कस। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन 23, कौन सा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया दूध से दही में परिवर्तित करता है। तो लैक्टिक अम्ल, हम बताए थे कि लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल नाम का बैक्टीरिया दूध में उपस्थित होता है, जिसके कारण दूध से दही बनता है ना। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है ना, हेड ऑफिस का मुंबई CST है, मुंबई सेंट्रल रेलवे जोन, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, यानी कि आयरन की कमी से खून की कमी हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं साइंस की भाषा में एनीमिया। महिलाओं में ज़्यादा होता है ये चीज़ें, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है ना। तो गोल्डन राइस होगा। तो आनुवांशिकता मतलब उसके बीज में कुछ परिवर्तन करके नया राइस बनाया गया था, गोल्डन राइस उसको कहते हैं ना, गोल्डन राइस। ये इसके DNA में चेंज करके नया फसल, नया किस्म तैयार किया गया था, सुनहरा धान। आंसर हो गया। चलिए बचा क्या इधर, अच्छा 29,
भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है ना? ब्राज़ील, सोमालिया, केन्या। तो भारत से नहीं गुजरती। देखिए भूमध्य रेखा क्या दुनिया को बीचों बीच से गुजरती है। 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भारत कितना 8 डिग्री से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। तो भारत से कैसे गुजरेगा? तो ये भूमध्य रेखा जिसको 0 डिग्री रेखा कहते हैं, उस पर कौन कौन से देश आते हैं उसको देख लीजिएगा, कितने देश आते हैं उसको देख लीजिएगा। ठीक है, हम तेज़ी से करते हैं, 1.5 घंटा में 2 सेट करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलिए, अच्छा 30 भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये देखिए सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध परियोजना है। ठीक है, ये इसके बगल में जो सागर है, मतलब झील बना हुआ था उस डैम को बनाने के लिए, उसको कहते हैं गोविंद सागर झील। ये पूछे कि गोविंद सागर झील कहाँ है? तो भाखड़ा नागल डैम परियोजना के बगल में है ना, वहीं का मिट्टी लग कर के डैम बना था। बहुत बड़ा झील बनाया गया था, उस पानी स्टोर करने के लिए झील बनाया गया था, है ना, सॉरी झील, ताकि फिर पानी को स्टोर रहेगा तब ना उसको छोड़ेगा, तब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। 25 नंबर क्या क्वेश्चन मैथ को इसको देख लीजिएगा कि समीर ने सारी का मेरी जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन है इसको देख लीजिएगा, है ना। ब्लड रिलेशन का रीजनिंग चैप्टर है, इसको बना लेना है। आगे जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? जोग जलप्रपात आप जानते हैं कहाँ है? शरावती नदी पर है ना। जलप्रपात मतलब झरना होता है। ये कहाँ? कर्नाटक राज्य में है। जोग जलप्रपात कहाँ? शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी को क्या कहता है ना। जहाँ आरा जो थी, अब शाहजहाँ की बेटी थी, है ना, उसने किताब लिखा था। शेख जो सूफी संत है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी जीवन पे लिखा था। उसका क्या नाम था? तो उस किताब का नाम था मुनीस अल अरबा, है ना। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया? देखते 5 फरवरी 1922 को क्या होता है? चौरी चौरा घटना हो जाता है। उसी के बाद वो क्या करते हैं? 17 फरवरी 1922 12 फरवरी 1922 को क्या कर लेते हैं? वो घटना हुआ, मतलब आंदोलन वापस ले लेते हैं। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है। नेशनल राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क। अब इसमें कुछ अच्छा 38 नंबर क्वेश्चन है। किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया था, उस वर्ग का परिकल्पित क्षेत्रफल में त्रुटि कितना प्रतिशत होगी? तो 4.04 है ना। आप बना करके सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए, ये पूछ रहा है पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो पूगा घाटी आपको हो गया स्थित है कहाँ? लद्दाख में। ठीक है, ये भूतापी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है पूगा घाटी। क्यों फेमस है देख लीजिए। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो HF अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? हम लोग जानते हैं मगध, है ना। 16 महाजनपद में 21 जनपद सबसे शक्तिशाली हुआ, जो बाद में अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, महापद्मनंदन हो गया, ये सब चीज़ें थे। तो मगध महाजनपद क्या सबसे ताकतवर एम्पायर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? 24वें संविधान संशोधन। ये भी इंदिरा गांधी की थी 1971 में। संविधान को आधा बदल दी थी गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ से निकलती है सोन नदी? अमरकंटक, मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। और पटना में एक जगह है, वहाँ पे जाकर गंगा नदी में मिल जाती थी। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, बंगाल में अमला कौन सा अधिकारी होता था? अमला जो होता था जमींदार को अमला कहा जाता था बंगाल में उस टाइम में, अंग्रेज के टाइम पीरियड में। मुर्रा क्या है? भैंस का एक नस्ल है। ठीक है, अच्छा 1946 में भारत में आया कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य था? तो क्या था? 3 सदस्य था कैबिनेट मिशन में, है ना। 3 सदस्य कौन कौन था? पैथिक, लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर। ये भी अलेक्जेंडर क्यों आया था? इसी के सलाह पे क्या भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल के भूमि का वर्गीकरण है? नहीं है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के टाइम का भूमि का वर्गीकरण? तो पोलज भूमि था अकबर के टाइम में, परौती भी था, बंजर भी भूमि का किस्म का था, जरीब नहीं था, है ना। जरीब हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है। भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा के है? यदि वेग के प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, क्या हो जाएगी? K/9 हो जाएगी। आप हमारा सॉल्यूशन देख लीजिएगा डिटेल में थोड़ा सा। अच्छा,
जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर कौन था, है ना। तो जैन धर्म के 23rd नाम के तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। पहले कौन थे, ऋषभदेव थे, ठीक है। जैन धर्म में टोटल 24 को तीर्थंकर हुए, पहले थे ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें एवं अंतिम कौन थे, महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। हो गया। BRO की स्थापना कभी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सीमा से सटे हुए क्षेत्रों में सेना के लिए रोड बनाती है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, ठीक है। अंकलेश्वर कहाँ स्थित है, तो ये आपको गुजरात में स्थित है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला का जो स्टील प्लांट है, इस्पात मतलब स्टील है, तो इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, है ना। भिलाई आपको छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला आपको कहाँ है, उड़ीसा में। ये स्टील प्लांट है, इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। अवध राज का अंतिम शासक कौन था, वाजिद अली शाह, इसी को ना क्या नाम था उसका, हड़पनीति, डलहौजी की हड़पनीति, वही उसी के तहत कुशासन का आरोप लगा के वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा देते हैं, अवध को अपने अंदर में ले लेता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 51, निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, तो कौन हो जाएगा ये, आपको जिंक, ठीक है। इसका आंसर हो गया जिंक। साइंस का है, थोड़ा सा देख लेंगे। यह एक वाहन, ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको आप खुद से पढ़ लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, या पुनः दाईं ओर मुड़कर क्या करता है, 10 किलोमीटर चलता है, तो क्यों बिंदु पर पहुंचता है, दूसरा मोड़ लेने के बाद वो किस दिशा में चलेगा। डायरेक्शन का चैप्टर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा भारी नहीं। इसको देख लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। आपको दक्षिण दिशा इसका आंसर है, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा इसको। या आप आगे रीजनिंग फिर से, 3 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे जब उसका चित्र घनाकार में बनाया जाता है, तो क्या होगा आपको, 3 दूनी 6, है ना। क्यों होगा आप अपने देख लीजिएगा डिटेल से। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF है ना, IMF, इसके द्वारा क्या किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। इसके तहत अलग अलग देशों की स्थिति को बताया जाता है। पाकिस्तान का हमेशा बुरा हाल रहता है उसमें, ठीक है। अभी बेचारा भीख मांग रहा है, उससे लोन दे दो। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप, है ना, अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है, क्या कहलाता है, सहभोजिता कहलाता है ना। पिछले भी ये रिपीट हुआ था ना। प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाना जाते थे, निषाद। आप अगर रामायण देखे होंगे तो ना, भगवान जब राम जाते हैं वनवास में, तो उसमें निषाद राज उनको मिलते हैं, है ना। तो आदिवासी को पहले किस नाम से जाना जाता, वनवासी को किस नाम से जाना जाता था, निषाद के नाम से जाता है। अभी मलाह लोग निषाद टाइटल लगाते हैं, और भी लोग लगाते हैं, है ना। तो ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में देवसा दर्रा स्थित है, तो देवसा दर्रा आपको यहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है देवसा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहिए, छूट गया। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से देख लेंगे, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। तो ऑप्शन में दिख ही रहा है, इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए, इसका आंसर मैं उसे बता देता हूँ। आंसर इसका हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है, बाकी अपना देख लेंगे। अच्छा 59 देखते हैं। किस पादप मतलब प्लांट का परागकण एलर्जी का कारक होता है, तो पार्थेनियम प्लांट का जो होता है परागकण, उससे एलर्जी होता है। 60 देख लेते हैं। कौन सा जाइलम का भाग नहीं है, तो ये जो है आपको चालनी नली का, ये जाइलम का भाग नहीं है, फ्लोएम का भाग है। जाइलम क्या होता है, मतलब जमीन से, जड़ से क्या करता है, जल ले जाता है, क्या, जल से जाइलम, जल से जल ले जाता है पत्तियों तक, उसमें वो खाना बनाने में हेल्प करती है। फ्लोएम क्या करता है, वो ये नली का संवहन तंत्र है, ये सारे सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, आपको जब हरा पत्तियाँ खाना बना देती है तो उसको प्लांट के सारे भागों में पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है, नीचे से जल और खनिज ले जाकर के प्लांट तक पहुंचाता है। तो जाइलम के अलग अलग भाग होते हैं, वाहिनिका, वाहिका, तंतु। चालिनी नलिका क्या होता है, फ्लोएम का भाग होता है। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 60, अच्छा इधर कुछ छूट गया था, 64।
हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? 1950 और 52 के बीच में हस्तिनापुर का, जानते हैं महाभारत का एक बहुत प्रोमिनेंट जगह था हस्तिनापुर। तो ये तो क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट 65, किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया की समस्या को ठीक किया था? देखिए मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, है ना, आसान भाषा में निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। तो 3 अक्षर का दोष है, निकट 3 अक्षर का है, तो इसके लिए 4 अक्षर का चश्मा लगेगा। कौन? अवतल। अवतल लेंस का जो चश्मा होता है वो लगता है निकट। दूर में, दूर क्या है, दूर दृष्टि दोष। इसमें दूर की वस्तु दिखती है, निकट की नहीं दिखती। दूर क्या, दो अक्षर, दूर और दूर 2 अक्षर का दोष है, तो इसके लिए क्या होगा, 3 अक्षर का चश्मा, उत्तल, है ना, उत्तल लगेगा। तो ये हो गया। तो मायोपिया में क्या होता है, उसको ठीक करने के लिए क्या होता है, अवतल लेंस लगाया जाता है ना, अवतल लेंस। उत्तल लेंस किस में, हाइपरमाइट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष में। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। विशाल जमीन से खड़ा होने के, मैथ का सवाल है, खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और ज़मीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभ में वह ज़मीन पर बैठा था? तो रीजनिंग का सवाल है, मैथ में भी ले सकते हैं। तो ये आंसर तो हो जाएगा 4 बार, आप अपना देख लेंगे। नेक्स्ट 61, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, पश्चिमी घाट, है ना। तो जैव विविधता जो आप पढ़े होंगे, भारत का अगर नक्शा देखे होंगे तो भारत इस तरह से है ना, इस तरह से। तो इसको कहा जाता है कि इधर हो गया आपको वेस्ट, ये वाला क्षेत्र ये पश्चिमी घाट है, ये क्या पूर्वी घाट है, समुद्र तटीय इलाका को कहते हैं। तो ये जैव विविधता से भरा हुआ, अलग अलग तरह के प्लांट सब इसमें इधर पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट में कहीं ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है। तो हो गया पश्चिमी घाट में, दोनों पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट में भी, तो पश्चिमी घाट में ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है। 6 नंबर को 62 देख लीजिए। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो नायलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है। इसमें कुछ नहीं। स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस है ना, टेबल टेनिस का चाइना का राष्ट्रीय खेल है। अब नेक्स्ट क्या बचा इसमें, मैथ था, इसमें तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्वेश्चन देखते हैं। 67, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा सभस्थल से प्राप्त नहीं हुई? हड़प्पा में एक सभस्थल जहाँ से डेड बॉडी मिला, वहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिला है, गहने मिला है, ताम्र शीशा मिला, लेकिन सूती वस्त्र वहाँ नहीं मिला। सूती वस्त्र का अवशेष आपको मिलता है मोहनजोदड़ो से मिलता है, ठीक है, हड़प्पा से भी मिलता है, लेकिन उस सब वाला जगह से नहीं मिलता। नेक्स्ट 68, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है ना? ये जो पर्वत श्रृंखला है इसमें से कौन नहीं है? तो आपको जो कामेत जो पर्वत श्रृंखला ये पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, ठीक है, ये उत्तराखंड के हिमालय का भाग है। बाकी अनाईमुडी हो गई, पलनी हो गई, करालमम पहाड़ी, ये सब क्या पश्चिमी घाट का। पढ़े ना भारत का नक्शा, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो गया, पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, है ना। तो यहाँ पे पहाड़ का श्रृंखला है इधर इस क्षेत्र में। ढंग से अगर मैप पढ़े होंगे, ज्योग्राफिकल इंडिया को देखे होंगे तो थोड़ा सा याद होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो 2017 में जब मोदी जी आए तो रेल बजट अलग से जारी किया जाता था, उन्होंने एक साथ ही दोनों को जारी करवाया, ठीक है। इसके बाद कृष्णदेव राय अपनी माता के नाम से विजयनगर के समीप एक उपनगर बनाते थे, उस नगर का क्या नाम था? नागलपुरम। हो गया, इसमें कुछ बचा, अब क्या देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ इधर कुछ नहीं। 77 तक रीजनिंग है कि 73 देख लीजिए। एक कूट भाषा में मतलब वही कोडिंग डिकोडिंग है। कूट भाषा में ब्रेन को ये कहा जाता था, इसको क्या था, इसको देख लीजिए खुद से, है ना। तो मैं पॉज करके देख लीजिए, बनाइए, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, पॉज करके देख लीजिएगा। अच्छा हमें मैथ साइंस वाले पे सॉरी। एक गैस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ नहीं करता। वो कौन सा गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं कर पाता है, ठीक है। हो गया, ये भी रीजनिंग है। लुप्त संख्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो देखिए क्या है ना। तो इसको थोड़ा सा रोक करके अपना निकालिए। 74, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो बहुत बड़ा पद होता है, बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। भारत सरकार कितना पैसा खर्च की, कहाँ की, है ना, कैसे की, उसका हिसाब किताब रखता है ये महालेखा परीक्षक।
तो बहुत बड़ा पद है, तो सरकार के खिलाफ अगर रिपोर्ट जारी करेगा तो हो सकता है कि सरकार इसको निकाल दे, लेकिन इसको हटाना तो इतना आसान है नहीं। चीफ जस्टिस मतलब सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने का जो इतना लंबा प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस इसको हटाने का जो कि बहुत लेंदी है, समझ ले ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है हटाना, है ना। तब ये लोग मतलब एकदम निडर होकर के क्या कर सकता है, रिपोर्ट जारी कर सकता है। लेकिन अगर इसको डर रहेगा कि हमको भगा देगा, हटा देगा, तो क्या रिपोर्ट जारी करेगा, बस सरकार के पक्ष में जारी करेगा। इसलिए इनको मजबूती दिया गया है ना। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 में है, ठीक है। नेक्स्ट, तो लुप्त संख्या तो बता दिया, इसमें आपको आंसर में बता तो 8 आएगा। आप कैसे आएगा आप निकाल लीजिए। सेरीकल्चर 75 देखिए, शब्द सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो रेशम के उत्पादन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहता है ना। रेशम के कीड़ा से ही बनता है ना से रेशम का कपड़ा। चलिए, निम्नलिखित में 76, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है, तो आर्चेनिया क्या है, विश्व की हानिकारक क्या है, जल पतवार है। और मतलब जलकुंभी, अगर किसी गांव घर में अगर आप लोग रहे होंगे तो देखते हो ना, पानी में बहुत लंबे समय तक छोड़ दीजिए तो उजला उजला मतलब हरा हरा जो ऊपर में तैरने लगता है मोटा मोटा करके, जलकुंभी, वो बहुत कीटनाशक होता है। मतलब क्या कीटनाशक नहीं, मतलब जहरीला टाइप का होता है। आर्चेनिया उसको साइंटिफिक भाषा है उसके लिए आइचोर्निया कहते हैं, लेकिन उसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जलकुंभी कहते हैं। मतलब जहाँ भी रहता है उस इकोसिस्टम को गड़बड़ कर देता है, ठीक है। उसमें नहीं मछली ठीक से पनप सकता है, नहीं वहाँ का इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है। तो ये हो गया। अच्छा, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं, तो आप जानते हैं कि सार्क में कितना 8 देश है। 1985 में स्थापना हुआ था, काठमांडू में इसका मुख्यालय है, ढाका में स्थापना हुआ था। भारत का सभी पड़ोसी देश उसमें, भारत का सभी लैंड बाउंड्री वाला पड़ोसी म्यांमार को छोड़ करके, और 2 जलीय पड़ोसी म्यांमार और मालदीव और श्रीलंका, 8 टोटल सार्क का सदस्य है। उसमें भूटान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, लेकिन ईरान नहीं है ना। तो ये हो गया, सार्क देख लीजिएगा एक बार। हाँ, अच्छा 81 भी देख ही लेते हैं। अनुचुंबक पदार्थ किसे कहते हैं, चुंबक, अनुचुंबक चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं, मतलब कमजोर। चुंबक मतलब क्या, जो चुंबक की तरफ तेजी से आकर्षित होगा। अनु मतलब उसका उल्टा, अनुचुंबक मतलब जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा चलते हैं, देखते हैं सार्क के 8 देश का नाम यहाँ पे दे दिया आप देख ले। भारत का सब पड़ोसी है, 7 पड़ोसी हैं। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष से ऊंची पर से विशाल हाथी स्थापित है, किस मौर्य स्तंभ पे क्या है, विशाल हाथी स्थापित है। तो ये देख रहे हैं, ये आपको संकिसा स्तंभ है। आपको संकिसा उत्तर प्रदेश में जगह है, वहाँ पर जो है ना बताया कि अशोक बहुत सारा स्तंभ लिखवाता है जिसमें अपने धर्म का प्रसार करवाता है। तो संकिसा उत्तर प्रदेश में जो स्तंभ है वहाँ पे उसके ऊपर में विशाल हाथी है। चलिए, 78, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोझ लागू किए गए थे, तो ये क्या था, शाहजहाँ के टाइम में। अरे अभिवादन का ऐसे ऐसे करके नहीं करता है, नीचे में झुक करके 3-4 बार करता है। एक मुगल शासक चूमने, जमीन को चूमने वाला प्रथा चलाया, ये सब। तो जमीन बोझ का मतलब जमीन उसके सामने जाइएगा तो नीचा झुक करके उस जमीन को चूमिए, बाकी 3 बार झुक करके ऐसे ऐसे कीजिए। इसके अलावा जब बलबन था सल्तनत काल में तो वो पैर चुमवाता था सबसे, वो अपना पैर छुट्टा। तो किस मुगल था, तो शाहजहाँ था। 78 हो गया। 83 देख लीजिए, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। ये साइलेंट स्प्रिंग क्या एक पुस्तक है ना, किस क्षेत्र में है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के, इसके लेखक कौन है ना, तो कौन है, रेचल कार्सन इस पुस्तक के लेखक है। 79, तो बता दिए, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो आम लोगों की जो भाषा थी उस समय पाली, है ना, उसी का उपयोग किया जाता था, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, जब 7 के पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल 3 होगा। कैसे होगा, अब यहाँ पर दे दिया है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। 14 घंटा एक दिन काम, 14 घंटा एक दिन का कितना भाग, तो बहुत आसान है। 14 घंटा एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है, तो भाग दे दीजिए, है ना। 2 सत्ते 14, 12 दूना 24, 7/12, है ना, बहुत आसान है। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है, तो बराकर नदी पर तिलैया बांध स्थित है, ठीक है। यह कोडरमा झारखंड में।
किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक, पहले ये था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से व्यापार करेगा, लेकिन इस एक्ट के द्वारा बोला कि भैया और भी कोई कंपनी व्यापार कर सकती है, लेकिन चाय और चीनी का व्यापार चीन के साथ बोला कि सिर्फ यही करेगी। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा? ये मैथ और रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग का थोड़ा सा अपने देख लीजिएगा, मन को स्थिर करके, वीडियो को रोक करके, है ना, आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। अच्छा, कोडरमा किसके खनन के लिए जाना जाता है? तो अभड़क के खनन के लिए कोडरमा जाना जाता है ना। अभड़क बहुत बड़े मात्रा में वहाँ पे पाया जाता है, कोडरमा, झारखंड में कोडरमा, अभी तो पढ़े थे कोडरमा। अच्छा, इसमें मिलाना है हम लोगों को, इधर अनुच्छेद दे दिए हुआ कि अनुच्छेद 1 का, इधर संविधान संशोधन दे दिया, इधर क्या क्या किया गया तो संशोधन करके वो दिया गया है। तो इसमें देखेंगे संविधान संशोधन संवैधानिक संशोधन 101 के तहत क्या दिया गया है? संविधान संशोधन 101 के तहत क्या दिया गया है आपको? थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। हाँ, GST, एक संविधान 101वां संविधान संशोधन के तहत GST लागू किया गया था, है ना। 102वां संविधान संशोधन के तहत आपको क्या किया गया था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को क्या किया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103वां संविधानिक संशोधन के तहत जो EWS है, मतलब अपर कास्ट में जो जनरल कैटेगरी में जो गरीब लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया था। और 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? लोकसभा में जो पहले 2 लोगों को, 2 आंग्ल भारतीय को जो मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, उसको समाप्त कर दिया गया था। आंग्ल भारतीय मतलब वो अंग्रेज जिसका जिन्होंने यहाँ पे अपना परिवार बसा लिया, तो उनके वंशजों को 2 का नेतृत्व, मतलब 2 का प्रतिनिधित्व क्या हो? संसद में हो, इसलिए राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। तो इसको 104वां संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया था। अगला 91 क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा मैथ का। किसी दुकानदार का 5 महीने का विक्रय क्रम 6435 है, 6855 है, 7230 है, 6927 है, 6562 है। 6500 रुपये का औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु उसे 6ठे महीने में कितना विक्रय करना होगा? तो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा, है ना। 91 था, डिस्कस हो गया। अच्छा, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? हाँ, तो उनके जीवनी के लेखक है DG तेंदुलकर, है ना। गांधी जी अपने जीवन में खुद भी एक किताब लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी होगी, तो उनके जीवन में भी 8 वॉल्यूम में ये गांधी लिखे हुए हैं DG तेंदुलकर। महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी नाम से 8 पार्ट में किताब प्रकाशित की DG तेंदुलकर। रेगुड़ मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाने जाते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ये आपको गन्ना के उत्पादन के लिए, कॉटन के उत्पादन के लिए बहुत अच्छा होता है रेगुड़ मिट्टी, जिसको काली मिट्टी भी कहते हैं। 93 हो गया। 97 देख लीजिए। आर्द्रतापूर्ण दिन में प्रातः काल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप को नीचे क्षैतिज का मतलब होता है ऐसे, है ना, क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दे तो कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठ जाती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है? आपको मूल दाब कारण है ना। तो थोड़ा सा साइंस का डीप से क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, है ना। अच्छा, इधर कुछ छूट गया, तो एक छूट गया। 96, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो बहुत सब जानते हैं, वुलर झील, जम्मू कश्मीर, है ना। मीठे पानी, खारे पानी की कौन हो जाएगा? उड़ीसा में है, क्या ना है उसको? हाँ, उड़ीसा में। एक बात बताइए, हमको याद नहीं आ पा रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। खारे पानी की सबसे बड़ी झील? अच्छा, 97 डिस्कस कर लिए थे। आर्द्रतापूर्ण दिन में प्रातः काल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप को नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दे तो कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठ आती है। इसका कारण क्या है? मूल लाभ, आंसर बता दिए थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, क्या है? 98, सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज क्या था? तो दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग। जो अभी हमारा का डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, उसको सल्तनत काल में क्या कहा जाता था? सैन्य दीवाने अर्ज कहा जाता था। सल्तनत काल तो जानते हैं ना, 1206 से लेकर के क्या आता है 1526 तक, है ना। 1206 को कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने पानीपत का, इब्राहिम लोदी, ये पूरा जो टाइम पीरियड था क्या था? सल्तनत काल था। तो 98 हो गया। चलिए, अच्छा,
नामेरी बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नामेरी बाघ अभ्यारण्य आपको क्या है, भारत के असम राज्य में स्थित है। ठीक है, 344 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ क्षेत्र है। अब 99 देख लीजिए, पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपको लक्षद्वीप में स्थित है। हो गया। नेक्स्ट लक्षद्वीप है ना हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। हाँ, इसका नाम अभी बदल दिया गया, पीटी द्वीप अभ्यारण्य था, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया। सलीम अली बहुत बड़े पक्षियों के मतलब प्रेमी थे, मतलब बहुत तरह के पक्षियों के बारे में इन्होंने जानकारी जुटाया था। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या? निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो ये रीजनिंग का सवाल है। तो पहले क्या हो जाएगा, किसी को रोग होगा तो फिर हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा तो भर्ती होगा, भर्ती में जाएगा तो उपचार होगा, फिर रोग निदान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ है ना। मतलब इसका आंसर क्या हो गया? ए 4 1 3 5 2। अब लॉजिक क्या है, आप खुद अपना अपना लॉजिक लगाइए। रीजनिंग है, इसमें कोई भी किसी तरह का लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 100, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन में कुल सीटों में से कितना चाहिए? तो 1/10 है ना। अगर मान के चलिए 550 सीट है तो 55 सीट कम से कम चाहिए मुख्य विपक्षी नेता प्राप्त करने के लिए। तो 1/10 हो जाएगा। अभी संसद में कोई भी मुख्य विपक्षी नेता नहीं संवैधानिक रूप से। सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन वो नहीं, क्योंकि उसके पास 53 या 54 सीट है या 52 सीट है शायद, 53 या 52, लेकिन कम से कम कितना चाहिए था उसको? 55 एक बार, क्योंकि 545 मान लीजिए, 43 का 1/, आप अभी ना कम किया 545, इसका 1/10 कीजिएगा तो लगभग 54-55 आता है। 55 अगर सीट रहता तो मुख्य विपक्ष का नेता होता, उसको केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जैसा सुविधा दिया जाता है। तो देखिए वीडियो बहुत लंबा चला गया, इतना ही क्वेश्चन में। हालांकि हम बहुत शॉर्टकट में लिए, लंबा मेरा जो आदत है डिस्कस करने का नहीं किए, फिर भी इतना लंबा चल गया। कितना देर चल गया? 1 घंटा 31 मिनट। तो चलिए वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस को देखने के बाद कैसा समझ में आ रहा है, फिर आपका क्या सुझाव है, इस सीरीज को कंटिन्यू करा जाए कि नहीं करा? क्योंकि हमको लगता है 2 वीडियो और कम से कम लगेगा इसको कवर करने में। 1500 क्वेश्चन 1400 क्वेश्चन है, इसमें से मैंने 200 क्वेश्चन ही अभी करा तो इतना 1.5 घंटा लग गया। तो 2-3 घंटा तो 2-3 वीडियो लगेगा हमको उसको करने में। तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस हेल्पफुल है कि नहीं है। अगर अच्छा लगेगा तो सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर इसको पेंडिंग में डाल देंगे, है ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।